अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू वर्ल्ड कप हंगामा। मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। यकीनी तौर पर क्रिकेट शायकीन काफ़ी पुरजोश हैं क्योंकि वर्ल्ड कप वापस आ गया है और ओडीआई वर्ल्ड कप जिसका इस बार इंडिपेंडेंट मेज़बान हमारा हमसाया मुल्क यानी भारत है, इंडिया है। हाँ, बहुत सारी मुश्किलात हमारी टीम को पेश आई, जिस तरह से वीज़ा इशूज़ थे। हमारे सहाफ़ियों को, हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को तो अभी तक वीज़ाज नहीं मिले हैं। कैप्टन स्टॉक जो हुई वो बगैर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के हो गई। मैनेजमेंट को काफ़ी इश्यूज आए, उनके वीज़ाज में डिले थे, काफ़ी मुश्किलात थी। मगर उसके बाद हमने देखा कि जिस तरीके से जब पाकिस्तानी टीम वहाँ पर लैंड की हैदराबाद में, जिस तरह से उनका वेलकम किया गया, वार्म वेलकम किया गया, सारी डिस्कशन करेंगे। आज का मैच, सबसे पहला मैच जो है, जो कि 2019 के वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट यानी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान हो रहा है। तो यकीनी तौर पर अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच जब होगा तो वहाँ पे जो कैपेसिटी है, जाहिर है जितना बड़ा ज़्यादा क्राउड होता है उतना ज़्यादा वहाँ पे एक्साइटमेंट भी मैच में देखने को मिलती है। तो पहला मैच है। हाँ, ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई, वो क्यों नहीं हुई उस पर भी बात करेंगे। तो इस ट्रांसमिशन में हमारा साथ देंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब। कैसे हैं आप? वर्ल्ड कप का पहला मैच आज होने जा रहा है। सबसे पहले तो जाहिर है बता देते हैं अपने नाजरीन को कि न्यूजीलैंड ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया और दावत दी उन्होंने इंग्लैंड को कि आप आएँ और पहले बैटिंग करें। तो जैसे ही गेम का आगाज होगा और जैसे ही प्लेइंग 11 हमारे सामने आएंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। ये चीज़ आपको बता देते हैं कि केन विलियमसन जो है वो टॉस के लिए नहीं आए, टॉम लेथम आए हैं जो कि वाइस कैप्टन है। इसका मतलब ये हो सकता है कि जो आईपीएल की उनकी इंजरी चल रही है, नी की, वार्म अप मैच यकीनी तौर पर उन्होंने खेला, अच्छा खेला, मगर हो सकता है कि आज वो रेस्ट पे हो। तो वो जैसे ही प्लेइंग 11 दोनों स्क्वाड्स का हमारे सामने आएगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। आज के मैच पे डिस्कशन तो जाहिर हमने करनी है, मगर इंडिपेंडेंट होस्ट पहली बार इंडिया है और हम देख रहे हैं पहला मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तकरीबन 1.25 लाख का क्राउड एक्सपेक्ट किया जा रहा है आज। जी बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि ये सबसे बड़ा स्टेडियम है इंडिया का और इसमें क्राउड की एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। और जिस तरह की आपने कहा कि ये सोल होस्ट है इंडिया इस टूर्नामेंट का, और इससे पहले जितने भी वर्ल्ड कप्स हुए हैं उस पर मुश्तरका तौर पे पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका ये होस्ट करते रहे हैं। अब पहली दफ़ा इंडिया ने होस्ट किया और इस पर काफ़ी ज़्यादा ब्लंडर्स और मिस मैनेजमेंट सामने आ रही है। जिस तरह आपने देखा कि पाकिस्तान टीम के वीज़े ताख़ीर का शिकार हुए, और मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड कप हिस्ट्री में शायद पहली दफ़ा होगा कि किसी टीम को इतनी ताख़ीर से वीज़े दिए गए हैं। उसके बाद जब पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं जिनका वहाँ पर पहुँचना होना, अपनी टीम को बैक करना और फिर मीडिया टॉक्स में बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, उनको वीज़े नहीं दिए गए। फिर जो पाकिस्तान के जो हज़ारों क्रिकेट के शायकीन हैं जो पाकिस्तान की टीम को वहाँ पर खेलते देखना चाहते हैं, उनको बैक करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको वीज़े नहीं दिए गए। तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ इशू ये था कि जो एंथम था जो वर्ल्ड कप का, शायद आपको याद हो कि 92 में जो एंथम बना था, हमें अभी तक याद है। तो ये इन्होंने अजीबोगरीब सा एक एंथम लाया जिसका ना कोई सर है और ना पाँव है। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं जिसमें मिसमैनेजमेंट हुई है, काफ़ी मिसमैनेजमेंट हुई है और जाहिर है इस पर आगे जाके बात भी करेंगे कि मजीद कहाँ कहाँ पर लैप्स थे। यानी जाहिर है हम जब आईपीएल की बात करते हैं तो ज़बरदस्त ओपनिंग सेरेमनी भी होती है, धूम धड़का होता है, बहुत सारे सिंगर्स परफॉर्म करते हैं, बहुत सारे उनके एक्टर्स जाहिर है जिनको पूरी दुनिया में माना जाता है, उनकी परफॉर्मेंसेज होती हैं। मगर इंडिया के इवेंट में इतना कुछ हो, मगर जो आपको एक आईसीसी का इवेंट मिले, वर्ल्ड इवेंट मिले, उसकी मेज़बानी का मौका मिले, तो वहां पर आप कहें जी के कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी। हाँ, पहले इस पे अनाउंस उन्होंने किया, तो इस पे बात करेंगे जो मजीद जो उनकी जानिब से मिस मैनेजमेंट वगैरह हमें देखने को मिली है। 2019 का वर्ल्ड कप का जो फाइनल है, मेरा ख्याल है वो दोबारा उस तरह का फाइनल शायद मुश्किल ही देखने को मिले कि पहले हमने मैच ड्रॉ देखा, उसके बाद सुपर ओवर भी ड्रॉ हो जाता है, लेकिन फिर बाउंड्रीज के ऊपर विन दे दी जाती है इंग्लैंड को। और मेरा ख्याल है वो जो डाइव थी और डाइव के बाद बैट को बॉल लगना थ्रो के बाद और चौका हो जाना और 6 रन मिल जाना, जिसके बाद वो सुपर ओवर हुआ और न्यूजीलैंड की हार की वजह उसको भी कहा जाता है। तो वो आज मेरा ख्याल है आज का जो पहला मैच है वो तो तमाम यादें दोबारा से सामने आ जाएंगी। जी बिल्कुल, और बहुत बड़ा थ्रिलर था जिस तरीके से इंग्लैंड ने वो विक्ट्री ली थी, वो अनफॉरगेटेबल है इंग्लिश टीम के लिए। और बहुत ही एक मेरा ख्याल है कि मायूस कुन दिन था न्यूजीलैंड के क्रिकेट के शायकीन के लिए, क्योंकि एज ए स्पेक्टेटर और एज ए प्लेयर हम यही समझ रहे थे कि न्यूजीलैंड के हाथ में है गेम और वो काफ़ी हद तक वो ये मैच जीत चुके हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली जिस तरह का इंसिडेंट हुआ और उसके बाद इंग्लैंड जीता, तो मेरा ख्याल है कि अभी तक उनके माइंड में ये चीज़ होगी। और आज ये जो वर्ल्ड कप है 2023 का, ये शुरू भी उसी मैच से हुआ जिसमें न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमें इसको ओपन करने जा रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ा मैच होगा
और जो क्रिकेट के शायकीन ऑल ओवर द ग्लोब उनको एक बड़ा मैच देखने को मिला। आज एक बड़ा मैच देखने को मिलेगा और मेरा ख्याल है यहाँ पे थोड़ी सी नजर हमें डालनी पड़ेगी स्टैट्स के ऊपर भी कि आज तक जो टाकरे हुए हैं न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान वो कितने हुए हैं। तो वो 95 दफा हमने सामने आए हैं ओडीआई में, और अगर हम विन रेशो की बात करें तो यहाँ पर भी ड्रॉ है, यानी जिस तरह 2019 के वर्ल्ड कप में ड्रॉ हमें देखने को मिला था वैसे ही यहाँ पर भी ड्रॉ है। 44-44 ईच दोनों ने जीते हैं, 3 टाई हुए। लेकिन यहाँ पर मेरा ख्याल है हमें साथ ही साथ जो रीसेंट फॉर्म है दोनों की उस पर भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जो लास्ट मंथ हमने इन दोनों को आमने सामने देखा उसमें वो सीरीज इंग्लैंड ने अपने नाम की और 3-1 से वो अपने नाम की है, यानी 3 मैचेस इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराए हैं। तो रीसेंट फॉर्म पे नजर डालना बहुत जरूरी होता है, और अगर दोनों के लास्ट 5 वनडेज पर नजर डालें तो वहां पर भी हम देखते हैं कि इंग्लैंड का पलड़ा भारी है। 4 मैचेस वो कंसेक्टिवली जीते हैं, उससे पहले एक मैच वो हारे। और अगर यही न्यूजीलैंड की बात की जाए तो 2 मैचेस जीते, 3 मैचेस हारे हैं। तो अगर फॉर्म की बात की जाए तो आपको क्या लगता है किस पर सबकत हासिल है, पलड़ा किसका इस वक्त भारी है? देखिए मेरा ख्याल है कि जो इंग्लैंड की टीम है उसको ओवरऑल जितनी भी टीमें इस टूर्नामेंट में उन सब में सबकत हासिल है, क्योंकि एक तो उनकी बैटिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उनके कैप्टन है, उसके बाद मिलान है, जो रूट्स हैं, उसके बाद स्टोक्स हैं, और उसके बाद जो उनकी बॉलिंग लाइन है वो बहुत ही शानदार है, जिसमें वुड है, वोक्स है, और इस तरीके से जो उनके स्पिनर्स हैं मोइन अली और आदिल रशीद हैं वो भी स्पिन विकेटों पे बहुत ही ज़्यादा उन्होंने कामयाबी से बॉलिंग की हुई है। तो ना सिर्फ न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ बल्कि ओवरऑल वर्ल्ड कप में जितनी भी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड को वाज़ेह बरतरी है उन पे। हाँ, जो अगर जो जिस तरह की इंडिया की कंडीशंस हैं, जिन कंडीशंस में वर्ल्ड कप हो रहा है, स्पिन विकेटें हैं, इसमें आप कह सकते हैं कि टूर्नामेंट के अर्ली ऑन कोई भी टीम अपसेट कर सकती है, क्योंकि जो विकेट का बिहेवियर है थोड़ा सा चेंज होता है, और जो वेस्टर्न टीमें हैं उनको यहाँ पर आकर खेलने में और एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसमें आप थोड़ा सा मार्जिन दे सकते हैं, मगर ओवरऑल अगर आप देखें तो इंग्लैंड की टीम बहुत फार बेटर टीम है। फार बेटर टीम है इंग्लैंड की। न्यूजीलैंड की टीम की अगर बात करें, जाहिर है न्यूजीलैंड इंग्लैंड सबके वार्म अप मैचेस तो हुए, मगर इंग्लैंड का उस तरह से वार्म अप मैच जाहिर है बारिश की नज़र हो गया। न्यूजीलैंड ने अपना पूरा मैच खेला। इसको एडवांटेज कहा जाए या डिसएडवांटेज भी कहा जा सकता है कि उन्हें रेस्ट करने का मौका मिला, और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड को वार्म अप उनको इंडिया की एनवायरनमेंट में तैयारी करने का मौका मिला अपने वार्म अप मैचेस से। उसको कैसे देख रहे हैं? और उनकी जो परफॉर्मेंस थी खासतौर पे पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड की, उनकी बैटिंग लाइन की बात करें, उनके बॉलर्स की बात करें, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड ने मैच खेला है उसमें जो उनके बैट्समैन थे उनको बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिली है, क्योंकि पाकिस्तान की जो बॉलिंग, पाकिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेल रहा था, और पाकिस्तान की पावरफुल बॉलिंग लाइन है जिसमें शादाब खान भी थे। उसके बाद आपके ये जरा अभी थोड़ा सा मामला जो है ना, ये जो बॉलिंग लाइन वाला पाकिस्तान की, इस पे हमने आगे भी चल के बात करनी, क्योंकि आपने कहा कि बड़ी पावरफुल बॉलिंग लाइन है, लेकिन क्या वाकई इस वक्त जिस बॉलिंग लाइनअप के साथ, जिस स्ट्रेंथ के साथ हम गए हैं टूर्नामेंट के अंदर, एशिया कप के बाद वार्म अप मैचेस में भी हमने सारी सूरत हाल देखी है, तो ये यकीनी तौर पर काफी डिबेटेबल है इस वक्त कि क्या हमारा बॉलिंग अटैक इस वक्त, हमारे पेसर्स की बात कर लें या स्पिनर्स की बात कर लें, वाकई उतना कॉन्फिडेंट है या उस तरह से हमारी स्ट्रेंथ है या नहीं है, उसको हमें देखना पड़ेगा। लेकिन एज यू वर सेइंग कि उसके बावजूद भी न्यूजीलैंड के बैटर्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। देखिए, जो पाकिस्तान के पास, जिस तरह आपने कहा कि नो डाउट के जो नसीम शाह की इंजरी के बाद पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइन है वो स्ट्रगल कर रही है, मगर उसके बाद जो सेकंड अटैक है पाकिस्तान का, जिसमें अभी हसन अली इंडक्ट हुए हैं तो, और मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, उसके बाद शाहीन अफरीदी है, तो ये बड़े पावरफुल आप इसको एक अटैक कह सकते हैं। उनके खिलाफ न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन थे उनको बड़ी अच्छी बैटिंग प्रैक्टिस का मौका मिला, मगर जब वो बॉलिंग पे आए तो उन्होंने जो उनके मेन बॉलर थे, जिसमें बोल्ट थे, हेनरी और जो फर्गूसन थे, बोल्ट ने मेरा ख्याल है कि कम बॉलिंग की है, हेनरी ने 3 या 4 ओवर किए और फर्गूसन ने भी 3 या 4 ओवर्स किए हैं। उसके बाद जो जिमी नेशियम है और मिचेल्स हैं, ये बॉलिंग करते रहे पाकिस्तान के बैट्समैनों को। तो इनके जो बॉलर्स हैं उन्होंने उनको मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा उन पे जो बर्डन है वो शेयर करने की कोशिश किया, उनको उन्होंने पूरा गो थ्रो नहीं दिया कि वो 10 ओवर्स करें और मुसलसल मैचेस खेलते जाएं, ताकि उन पे वर्कलोड ज़्यादा ना आए और वो जो बड़ा मेगा इवेंट है उससे पहले वो अनफिट ना हो जाएं। तो उन्होंने अपने बॉलर्स को सेव किया, मगर उनके बैट्समैनों को इस प्रैक्टिस मैच में बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिली है। बैटर्स को यकीनी तौर पर प्रैक्टिस मैच में बड़ी अच्छी प्रैक्टिस करने को मिली है। इंडियन कंडीशंस की अगर बात की जाए तो हमने हमारे खिलाड़ियों को भी ये बात करते देखा है भारत में जाके, कि जब उन्होंने वार्म अप मैचेस खेले, खासतौर पे शादाब खान ने ये बात की कि जो कंडीशंस दे आर वेरी सिमिलर टू पाकिस्तानी कंडीशंस। उन्होंने कहा कि ऐसे वहाँ पे हैदराबाद में खेल के ऐसा लग रहा था
कि जैसे हम रावलपिंडी में मैच खेल रहे हैं, तो क्या वाकई इतनी सिमिलर कंडीशंस हैं वहाँ पे? जी बिल्कुल, क्योंकि सॉइल ज़्यादातर पाकिस्तान और इंडिया श्रीलंका की एक जैसी है। बाज़ दफ़ा पिचें ऐसी हैं जिस तरह चेन्नई वगैरह की पिच है, तो उसमें जो स्पिनर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेल्प मिलती है। पाकिस्तान में भी बाज़ दफ़ा आप अगर हैदराबाद या कराची वगैरह में चले जाएँ तो वहाँ पे स्पिनर्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेल्प मिलती है। बाकी अगर जिस तरह हैदराबाद में वो मैच खेल रहे थे और उन्होंने कहा कि हमें सिमिलर पिंडी की पिच की मुशाबत आई है, वो इस वजह से कि आपको याद होगा कि पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच रावलपिंडी में खेला गया, जिसमें आईसीसी ने पाकिस्तान की जो पिच है उसको गैर मेयारी करार दिया था और पॉइंट्स काटे थे, वो बिल्कुल एक रोड थी जिसपे 600-700 रन इंग्लैंड ने करके 6 विकेटों पे इनिंग डिक्लेयर कर दी थी। बिल्कुल। तो ये जो जिस पिच पे ये शादाब जिसकी बात कर रहे हैं, इस पे भी इसी तरह जो हाई स्कोर मैच हुआ है, हाई स्कोर मैच हुआ है, बॉलर्स के लिए बिल्कुल कहा यही जा रहा है कि इसके अलावा भी जो दीगर पिचेस भी हैं इंडिया की, वहां पे भी हमें हाई स्कोरिंग गेम्स देखने को मिलेंगी। आज की इस ट्रांसमिशन में, जो कि ऑब्वियसली प्री के बाद पोस्ट भी होगी, मैच के बाद भी ट्रांसमिशन होगी, बहुत कुछ हमने डिस्कस करना है। पाकिस्तान टीम की बात करनी है, बाबर आजम की बात करनी है, मगर अभी एक ब्रेक लेनी है। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आपका वर्ल्ड कप हंगामे में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हमारे पैनल में मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब। हम बात कर रहे थे कि हम वापस जब आएंगे तो हम बात करेंगे बाबर आजम की, और बाबर आजम की बात करना ज़रूरी इसलिए भी है कि जो जर्नी है ना, देखिए हमें बहुत सारी तनकीद भी बाबर आजम पे देखने को मिलती है पाकिस्तानी साफियों की जानिब से, बट जर्नी की बात करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। फ्रॉम अ बॉल पिकर टू अंडर 19 में सिलेक्शन, फिर कैप्टनसी, फिर पाकिस्तानी नेशनल स्क्वाड में सिलेक्शन, और उसके बाद ऑल 3 फॉर्मेट्स की कैप्टनसी। आपको रन मशीन का लक़ब दिया गया, उसके बाद आपने अपने आप को प्रूव किया, फिर आपको तीनों फॉर्मेट्स पे कैप्टनसी मिलती है। नाउ यू आर लीडिंग योर टीम, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर टीम एज द नंबर 1 ODI बैट्समैन इन इंडिया, इन इंडियन सॉइल। तो यकीनी तौर पर ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। और वेलकम की बात कर लेते हैं। हमने पहले थोड़ी सी डिस्कशन की, आगे जाके भी करेंगे कि लैप्सेस काफ़ी थे इंडिया की मैनेजमेंट की तरफ से, BCCI की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, और वो क्यों ना हो, हमेशा से चलता आया है। मगर जो रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला है भारतीय क्रिकेट शायकीन की तरफ से, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। और हमारे कप्तान, जब कल कैप्टन स्टॉक हुई है, क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी तो हुई नहीं, तो वही मेन इवेंट कंसिडर होगा, तो वहाँ पे जो बाबर आजम ने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि जिस तरह का रिस्पांस हमें यहाँ पे मिला है, हम ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। और यकीनी तौर पर बेतहाशा शायकीन हमें, जब वार्म अप मैच हुआ, पहले वार्म अप मैच में तो क्राउड नहीं था, दूसरे वार्म अप मैच में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, वहाँ पे आए क्रिकेट शायकीन, और दैट वाज सरप्राइजिंग कि वो तमाम तर जिन्होंने भारतीय तिरंगे, भारतीय परचम थामे हुए थे, वो बाबर आजम की आवाज़ें लगा रहे थे, बाबर आजम की हर शॉट पे वो नारे लगाते थे, बाबर बाबर। और जब बाद में उनसे गुफ्तगू की गई, तो मैं चाहूँगा कि जो क्रिकेट शायकीन वहाँ पे स्टेडियम के बाहर मौजूद थे और वो बाबर आजम के किस तरह के मद्दाह हैं, जो भारतीय हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं हमारे नाज़रीन को दिखा दें उनका कहना क्या है बाबर के बारे में। तो 90 रन्स नॉट आउट थे और रिटायर्ड हर्ट हुए, क्योंकि ज़ाहिर है वार्म अप मैच जो होता है उसका मकसद ये नहीं होता कि एक ही बंदा आके खेलता रहे। उन्होंने देखा कि मेरी फॉर्म अच्छी है, उन्होंने कहा बाकियों को मौका मिलना चाहिए, इनकी ज़रा प्रैक्टिस हो जाए, तो इसलिए वो 90 वापस चले गए। और इस चीज़ को इंडियन फैंस जो हैं बाबर के, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया है। तो बाबर आजम की जर्नी जो है और जिस तरह से लीड कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मेरा ख्याल है कि इस वक्त इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड क्रिकेट और इज़ रोल मॉडल ऑफ मिलियन ऑफ यंगस्टर्स ऑल अक्रॉस द बॉर्डर्स। बिल्कुल। तो इसी वजह से आप देखें कि बाबर आजम चाहे इंडिया में जाएँ, चाहे इंग्लैंड में जाएँ, चाहे कहीं भी जाएँ, उनके हज़ारों शायकीन वहाँ पर आ जाते हैं और उनका खेल देखने की कोशिश करते हैं। और स्पेशली ये अगर इंडिया में पाकिस्तान की टीम जब भी गई है तो उनको बड़ा वार्म वेलकम वहाँ के शायकीन की जानिब से मिला है। हाँ। और पाकिस्तान की स्पेशली फजल महमूद से लेकर इमरान खान, जावेद मियांदाद और अब बाबर आजम तक एक बड़ी हिस्ट्री है सुपरस्टार्स की, बिल्कुल, जिनको ऑल अक्रॉस द बॉर्डर्स और अक्रॉस द बोर्ड उनको बहुत बड़ी पजीराई मिलती है। और वही पजीराई अब हम बाबर आजम के लिए देखते हैं, स्पेशली इंडिया में। दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग। साथ ही साथ क्योंकि हमें आज के मैच को भी डिस्कस करना है, बाबर पे तो बात चलती रहेगी, पाकिस्तानी स्क्वाड पे बात चलती रहेगी, तो लेकिन आज का पहला मैच जो इंग्लैंड न्यूजीलैंड के दरमियान, तो आपको मैं बता दूं कि इस वक्त क्रीज के ऊपर मौजूद हैं, खेलने आ चुके हैं। पहला ओवर जो है वो खत्म भी हो गया है, ट्रेंट बोल्ट का पहला ओवर था। डेविड मलान और जॉनी बेस्टो जो है, इन्होंने ये पहले ओपनर्स आए हैं। और आपको ये भी बता दें कि स्क्वाड के अंदर जो न्यूजीलैंड का स्क्वाड है, क्योंकि टॉम लेथम इसको लीड कर रहे हैं, केन विलियमसन जिनकी नी के लिगमेंट का थोड़ा इशू है, वार्म अप मैच में थे मगर आज के पहले मैच के स्क्वाड में वो नहीं है। साथ ही साथ बेन स्टोक्स इंग्लैंड की तरफ से, उनका भी थोड़ा हिप का इशू है,
तो वो भी आज के स्क्वाड में इंग्लैंड की तरफ से नहीं खेलेंगे। तो ये तो हो गए कि मैच जो है वो जारी है, 12 स्कोर 1 ओवर में हो गया है। साथ साथ इस हवाले से भी अपडेट करते रहेंगे, पोस्ट मैच में भी इस पे बात करेंगे। लेकिन सर, कवर ड्राइव की जब बात होती है तो ज़हन में क्या आता है सबसे पहले? बिल्कुल बाबर आजम का नाम आता है, और ये मुझसे नहीं, आप पूरी दुनिया के किसी भी स्पेक्टेटर से पूछे क्रिकेट तो फिर ऐसे ही करते हैं, वो बाबर आजम फिर ऐसे ही करते हैं, क्योंकि आईसीसी की जो मीडिया टीम है उनकी जानिब से भी पूछा गया है प्लेयर से कि जब आप सुनते हैं कवर ड्राइव, अब आपके सामने कवर ड्राइव का लफ्ज़ लिया जाता है, बोला जाता है, तो आपके जहन में क्या आता है? तो इसमें सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं थे, इनमें ऑसिस भी शामिल थे, और उनका बाबर आजम के हवाले से क्या कहना है। और इसके अलावा एक अलग से भी कुछ वीडियोस जारी की गई हैं, उनमें तकरीबन हर खिलाड़ी ने बाबर आजम की तारीफ़ की है। ज़ाहिर है नंबर 1 ओडीआई बैटर है, तो तारीफ़ क्यों ना हो, बनती है। लेकिन साथ ही साथ ज़ाहिर है जब हम स्क्वाड को भी डिस्कस करते हैं, पूरे पाकिस्तानी स्क्वाड के जब हम डिस्कस करने पे आएंगे, तो फिर ज़ाहिर है कुछ वहाँ पे हमें अच्छी चीज़ें भी नज़र आएंगी, कुछ खामियां भी हैं जिनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन वेलकम पे दोबारा से आ जाते हैं, थोड़ी सी उसी पे बात कर लेते हैं। जब कल कैप्टन स्टॉक भी हुई, बाबर आजम ने कहा कि मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि इंडिया में, क्योंकि शोएब अख्तर की याद है हमें, उन्होंने इनको एक एडवाइस दिया था कि भाई जा तो तुम लोग रहे हो, लेकिन जब वहाँ पे जाओगे तो अब तुम लोग अकेले ही होगे। तो ऐसा आपको लगा जब टीम गई वहाँ पे? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है, और ये सिर्फ पाकिस्तान के प्लेयर के साथ नहीं कि जब वो इंडिया जाते हैं, क्योंकि मैंने खुद पाकिस्तान टीम के साथ इंडिया का टूर किया हुआ है, और वहाँ पर एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है पाकिस्तान की। और जब भी पाकिस्तान का मैच होता है तो ग्राउंड जो होते हैं फुल पैक होते हैं, और उसके बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी इक्वली वहाँ पर सपोर्ट मिलती है। और इंडिया की टीम भी जब पाकिस्तान आती है तो पाकिस्तान के भी जो शौकीन है क्रिकेट हैं, वो भी जिस तरह सचिन तेंदुलकर थे या गंगोली थे, उनको बहुत ज़्यादा वो प्रेज़ किया करते थे। और विराट कोहली के अभी बहुत ज़्यादा फैंस हैं। विराट कोहली की आपके सामने है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, और पाकिस्तान जब भी वो पाकिस्तान में आएंगे या कोई अच्छा खेलेंगे तो आप देखेंगे कि जितना पाकिस्तान टीम को इंडिया में दाद मिलती है उससे ज़्यादा उनको यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि बेसिकली जो हमारे लोग हैं वो स्पोर्ट्स लविंग पीपल हैं, पाकिस्तान के और इंडिया के। जब भी कोई अच्छा प्लेयर खेलेगा तो वो उसको डेफिनेट उसको बैक करेंगे, और यही वजह है कि जब पाकिस्तान टीम इंडिया गई है तो वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा उनको जी पजीराई मिल रही है। उनको जो सपोर्टर्स हैं, इंडियन सपोर्टर्स, वो देखने को मिले हैं। जाहिर है दूसरी टीमों के खिलाफ जब मैच होगा तो ये तो सूरत हाल देखने को मिलेगी, लेकिन जब इंडिया के खिलाफ मैच होगा तो जाहिर है फिर हमें सन्नाटा सुनाई देगा जब पाकिस्तान की शॉट लगेगी। हमें ज्वाइन किया है जी साबिक चीफ सिलेक्टर इकबाल कासिम साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आज पहला मैच जो है उसका आगाज हो गया है, इंडिपेंडेंट सॉल होस्ट है इंडिया इस बार वर्ल्ड कप का, कैसे देख रहे हैं आप? वेलकम बैक टू वर्ल्ड कप हंगामा। नाजरीन, पहला टाकरा जो है वो जारी है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान। 4 ओवर्स हो चुके हैं और 21 रन इस वक्त बने हैं। रऊफ, अगर बात की जाए, आपने कहा कि स्पिनर्स, तो ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है अहमदाबाद का, यहाँ पे स्पिनर्स का कितना जादू चलेगा या हमें पेसर्स ज़्यादा कमाल करते दिखाई देंगे? देखिए, जो इंडियन पिचेस हैं उनका बिहेवियर इस तरह का होता है कि अर्ली ऑन जो थोड़ी सी मूवमेंट मिलती है, जितने भी आपके पेस बॉलर्स होते हैं या फास्ट बॉलर्स होते हैं, उसमें अगर आप अर्ली ऑन 2 या 3 विकेट लेने में कामयाब होते हैं पहले 10 ओवर्स में, तो फिर दूसरी टीम को अंडर प्रेशर ला सकते हैं, और फिर आप जो रन्स का फ्लो है उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। मगर अगर आप 10 ओवर्स में कोई एक या इससे कम विकेट लेते हैं या कोई विकेट लेने में कामयाब नहीं होते, तो फिर उसके बाद हर्डल्स क्रिएट होती हैं, क्योंकि आउटफील्ड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, और फिर आप के खिलाफ एक बड़ा स्कोर होगा 350 या 350 प्लस। स्पिनर्स अर्ली ऑन अगर 8 या 10 ओवर्स के बाद आप स्पिनर्स को लाएं तो उनकी थोड़ा सा बॉल में ग्रिप होता है, उनको स्पिन भी मिलता है, बॉल को थोड़ा सा वेरिएशन भी मिलती है, ग्रिप भी करता है बॉल। तो उसमें अगर स्पिनर्स अपना इम्पैक्ट डाल दें तो टीम को एडवांटेज मिल जाता है। अगर स्पिनर्स को उन 5-4 ओवर में दूसरी टीम के बैट्समैन सर्वाइव कर जाएं तो उसके बाद ये पिचें टोटली फ्लैट हो जाती हैं और फिर बड़ा स्कोर ही होता है। वो जो कहते हैं ना हमारी ज़बान में चाका खुल जाता है, तो फिर वो चाका खुल जाता है, फिर वो हमें स्कोर देखने को मिलता है। ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आज का जो वेन्यू है यहाँ पे बाउंड्रीज क्या बड़ी बाउंड्रीज हैं, छोटी बाउंड्रीज हैं? क्योंकि बाबर ने जब कैप्टन स्टॉक में बात की उनसे भी यही पूछा गया कि यहाँ की कंडीशंस, क्योंकि बाकी जो जितनी भी टीम्स हैं इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या दीगर ममालिक को उठा के देख लें, वो आईपीएल में आके यहाँ पे खेलते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो एक अरसे के बाद जाके इंडिया के अंदर खेल रहा है। आई थिंक लास्ट सीरीज 12-13 की जो हुई थी, ज़का अशरफ साहब भी थे तब, वो सीरीज हुई थी, और पाकिस्तान अब जाके वहाँ पे खेल रहा है। नहीं है कंडीशंस, लेकिन वो कहते हैं कि सिमिलर कंडीशंस हैं। और अच्छी चीज़ ये है, बैटर्स के लिए फ़ायदे की चीज़ ये है कि ज़ाहिर है बॉलर तो स्ट्रगल करता है, लेकिन बाउंड्री छोटी होने की वजह से बैटर्स को फ़ायदा होता है,
और हाई स्कोरिंग गेम्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। आज यहाँ पे भी वही सूरत हाल देखेंगे हम। जी बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि अगर इंग्लैंड की टीम के ओपनर सर्वाइव करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर एक लंबा स्कोर आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा, जहाँ तक कि मुमासलत है पाकिस्तान और इंडिया की पिचेस की, वो ये भी एक ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि जिस तरह हमारा कराची की पिच होती है और उसको बाद दफ़ा अगर बैटिंग पिच में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इंडिया की जितनी भी टोटल पिचेज हैं वो सारे कराची से मिलती जुलती हैं। अच्छा। क्योंकि अगर आप कराची में खेलें तो आपको अर्ली ऑन उसमें थोड़ा सा हेल्प मिलती है आपके सीम बॉलर्स को, मगर जैसे जैसे पिच टाइम गुजरता है पिच फ्लैट होती जाती है और फिर बड़ा स्कोर हो जाता है। सेम यही कंडीशंस इंडिया में भी आपको नजर आएगी। और दूसरा, जहाँ तक आपने आईपीएल की बात की है तो मेरा ख्याल है कि उसमें बाउंड्रीज शार्ट होती हैं, 60 गज की या इस तरह की होती है, मगर इसमें 70 या 75 गज इतनी छोटी बाउंड्री नहीं है, मगर आउटफील्ड बहुत ज़्यादा तेज है। आउटफील्ड बहुत ज़्यादा तेज है, नजर आता है। देखते हैं जी कि इस मैच का क्या नतीजा निकलता है। और यकीनी तौर पर जैसे मैच खत्म होगा हम दोबारा से हाजिर होंगे पोस्ट मैच के लिए और उसे इस मैच को भी डिस्कस करेंगे। और साथ साथ पाकिस्तान का क्योंकि मुकाबला है कल नेदरलैंड्स के साथ, तो पाकिस्तान की जो बॉलिंग स्ट्रेंथ जो कहीं लैप्स करती दिखाई दे रही है, बैटर्स की बात करेंगे, बाबर आजम की बात करेंगे। आज के लिए इजाजत दीजिए, अभी के लिए इजाजत दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी पोस्ट मैच में। अल्लाह हाफिज।